हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में, जैसा कि इससे पहले हम सभी लोग पढ़ चुके हैं, है ना। शुरुआत हमने की थी कि हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट द नेशनलिज्म और इन इंडिया, हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट नेशनलिज्म इन इंडिया। साथ ही साथ में हम सभी लोगों ने महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलनों के बारे में पढ़ा था, जिसमें चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलनों के बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ा था। फिर हम जाने थे कि रॉलेट सत्याग्रह क्या था। रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किया था, उस रॉलेट एक्ट के दमनकारी जो कानून था, उस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने लोगों को इस कानून का उल्लंघन करने के लिए, इस कानून को ना मानने के लिए एक बड़े पैमाने पर जो सत्याग्रह चलाया था, रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना गया, और ये काफी हद तक सफल भी रहा। ठीक है, लेकिन यहीं पर महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाने वाला जो प्रयास था वो समाप्त होने वाला नहीं था। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो सत्याग्रह थे, वो सत्याग्रह जो है जाकर के भारत की आजादी पर ही समाप्त होते हैं या खत्म होते हैं। महात्मा गांधी जी ने न केवल भारत में जो है वो सत्याग्रह आंदोलन चलाए, बल्कि वो सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी मजहब के लोगों को एक साथ लाने के लिए भी कृत संकल्प थे। ठीक है, हम सभी लोगों ने ये भी जाना कि रॉलेट एक्ट जो था, वो रॉलेट एक्ट की जो सीमाएं थी वो एक निश्चित दायरे के भीतर थी। हालांकि ये एक बड़ा मूवमेंट था, लेकिन रॉलेट एक्ट जो है वो मुख्य रूप से शहरों तक सीमित था। महात्मा गांधी जी का ये विचार था कि बड़े पैमाने पर इसको चलाने की आवश्यकता है, जिसमें जन सहभागिता वो सुनिश्चित की जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिसमें पार्टिसिपेट किया जा सके। ठीक है, यही वो दौर था जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने अंतिम मुकाम पे था, या यूं कहे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था। ठीक है, समाप्ति के दौर में था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के समय एक और भी सिचुएशन उभर करके सामने आती है, और उस सिचुएशन के परिणाम स्वरूप भारत में एक नया जन आंदोलन शुरू होता है। और उस नए जन आंदोलन को जो है वो खिलाफत मूवमेंट का नाम दिया जाता है। तो बिल्कुल सही आप सभी लोगों ने जाना है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है खिलाफत मूवमेंट। आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट, और उसी के विषय में हम संपूर्ण चीजें जानेंगे। सबसे पहले हम, जैसा कि आपको बता दें हैं, और जो है हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन जान लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन इस बार मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, लेकिन आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ताकि जो है आप अच्छे तरीके से सारे टॉपिक को जब आप पढ़ते जाएं तो उस क्वेश्चन के साथ में रिलेट करते जाएं, और ये आपके एग्जाम के पर्पज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 2012 में सीबीएसई के द्वारा पूछा गया था कि व्हाट was the Khilafat agitation and why Gandhi ji did support to this agitation. Okay, खिलाफत एजिटेशन क्या था या खिलाफत आंदोलन क्या था, और महात्मा गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को क्यों समर्थन दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर करके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। हम इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे, और आप जब क्रमवार ढंग से इसका अध्ययन करेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से जान भी पाएंगे। ओके, तो आपको जैसा कि अभी हमने बताया कि रॉलेट एक्ट जो था, वो रॉलेट सत्याग्रह जो है ये एक बड़ा मूवमेंट तो था, एक बड़ा आंदोलन तो था, लेकिन इसका जो केंद्र था वो मुख्य रूप से शहर थे। ठीक है, देखिए, रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट। इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स, है ना। ये शहरों में और नगरों में ही केंद्रित था। ठीक है, बड़े पैमाने पर जो है महात्मा गांधी जी का विचार था कि कोई आंदोलन चलाना चाहिए, तभी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पीछे हटाया जा सकता है, तभी इनको जो है वो इस बात का एहसास दिलाया जा सकता है कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक हैं, या पूरी तरीके से ऐसे कार्य हैं जो कि दूसरों के शोषण के ऊपर आधारित हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को यह महसूस हुआ, he felt that the need to launch a more broad-based movement in India। उनको लगा, उनको as you know that Mahatma Gandhi is a magician and he also
he also successfully launched the movement in South Africa, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लॉन्च किया था। भारत में आकर के भी उन्होंने जो है वो सत्याग्रह आंदोलनों को सफलतापूर्वक चलाया था, जिससे जैसा कि हम सभी लोग पूर्व में पढ़ भी चुके हैं। तो महात्मा गांधी जी को लगा कि ये आंदोलन तो ठीक था, लेकिन इसका जो पैमाना होना चाहिए वो और भी बड़ा होना चाहिए, इसका जो क्षेत्र होना चाहिए वो और भी बड़ा होना चाहिए, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो और भी ज्यादा होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने प्रयास करना चालू कर दिया। इसके लिए प्रयास उनके द्वारा जो किया जा रहा था वो ना केवल जो है सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास था, बल्कि भारत में चल रही दो अलग अलग धाराएं जो थी उन धाराओं को एक साथ लाने का भी प्रयास महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये दो धाराएं कौन कौन सी थी? एक तो लीग के नेतृत्व में मुस्लिम जो है वो अपने लिए अलग जो है डिमांड कर रहे थे या वो आंदोलन कर रहे थे। दूसरा जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व में लोग आंदोलन कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जी का ये प्रयास था कि कांग्रेस के साथ में इनको मिलाना जरूरी है, इनको साथ में लाना जरूरी है, और अगर साथ में ला करके जो है या साथ में मिल करके कोई आंदोलन चलाया जाता है और कोई सत्याग्रह किया जाता है तो उसके सफलता की उम्मीद दोगुनी हो जाएगी और जल्दी ही जो है वो भारत से ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंत हो जाएगा। और यही कारण है कि he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together, है ना। उनका ये मानना था कि बिना हिंदुओं और मुस्लिमों को साथ में लाए हुए कोई बड़ा आंदोलन चला पाना जो है वो संभव नहीं है। और यही प्रयास जो है वह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। और असहयोग आंदोलन तक आते आते उन्होंने क्या किया? हिंदुओं और मुस्लिमों के मध्य सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक एकता कायम करने का प्रयास किया, जिससे कि सभी लोग मिलकर के असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ा सके। ठीक है। नाउ Mahatma Gandhi think that one way of doing this to bring the Hindus and Muslim closer was to take up the खिलाफत इशू, है ना। खिलाफत इशू, खिलाफत के प्रश्न को, ठीक है, वो एक सामूहिक मंच पर उठाने की बात जो है महात्मा गांधी जी करते हैं। और उनको लगता है कि हिंदुओं और मुस्लिमों को एक साथ में ला करके आंदोलन चलाने के लिए ये एक अच्छा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है। और यही कारण है कि जब कोलकाता का 1920 का अधिवेशन हुआ तो वहां पर कांग्रेस के नेताओं को वो मनाने में इस बात के लिए सक्षम हो गए, ठीक है, कि खिलाफत के इशू के मुद्दे पर जो है वो समर्थन किया जाए। और आगे चल करके उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो है वो मुसलमानों का सहयोग प्राप्त किया। तो खिलाफत मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली जो चीज है वो ये जान लेना है कि व्हाट इज द खिलाफत। खिलाफत था क्या? ठीक है, ये खिलाफत है क्या, ये चीज हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। खिलाफत की हम बात करें तो हम कह सकते हैं द खिलाफत मूवमेंट वाज एन एजिटेशन। ये एक तरीके का ऐसा आंदोलन था बाय द इंडियन मुस्लिम अलाइड विद द इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, ये भारतीय मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया एक ऐसा आंदोलन था जो कि भारत में राष्ट्रवाद की धारा के साथ में जुड़ गया। ये एक ऐसा आंदोलन था जो कि प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में चलाया गया था। और आप ये जान करके आपको अच्छा लगेगा या आप ये चीज अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि खिलाफत आंदोलन जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के लास्ट में तो चलाया गया था, लेकिन साथ ही साथ में एक बहुत ही बड़ा जो इशू था वो ये था कि उस समय एक ऐसी अफवाह फैल रही थी, एक ऐसा रूमर फैल रहा था जिसके तहत लोगों को ये लग रहा था कि युद्ध में जिसकी हार हो रही है, खासतौर से जैसे टर्की है, ठीक है, टर्की की हार हो रही थी और उनको ये लग रहा था कि इस ऑटोमन एम्पायर का जो एक देश है टर्की, इसके खिलाफ जो है वो कठोरता पूर्वक जो है वो संधियां इसके ऊपर थोपी जानी है। ठीक है, या कठोर संधियां इसके ऊपर थोपी जानी है। ये जो अफवाह थी इसने दुनिया भर के मुस्लिमों के मध्य जो है वो रोष का माहौल पैदा कर दिया। ऐसा क्यों था, आइए हम इसको भी जान लेते हैं।
सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका पर्पस क्या था या इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका उद्देश्य था टू प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश सरकार के ऊपर इस चीज का दबाव डालना, टू प्रिजर्व द अथॉरिटी ऑफ ऑटोमन सुल्तान एज खलीफ of Islam following the breakup of the Ottoman Empire at the end of the war। है ना, उन लोगों का ये मानना था कि जो खलीफा होते हैं, टर्की के जो खलीफा थे, ठीक है, वो खलीफा इस्लामिक जगत के धर्मगुरु माने जाते हैं। ठीक है, अब इस धर्मगुरु के खिलाफ, ठीक है, अपमानजनक संधि की जो है वो बात फैल रही थी। उनको लग रहा था कि युद्ध में हार होने के परिणाम स्वरूप टर्की की खलीफा के साथ में अपमानजनक संधि की जाएगी और ऑटोमन एम्पायर के स्प्लिट होने की संभावना है। इन सारी बातों से सशंकित होकर के या आशंकित होकर के मुस्लिमों के द्वारा इस तरीके का आंदोलन चलाया गया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। ठीक है, हम इसके मुख्य पॉइंट्स को समझ लेते हैं। जो पहला विश्व युद्ध समाप्त होता है उसमें टर्की की हार होती है। ठीक है, मित्र राष्ट्र इसमें जीतते हैं और अलाइज पावर इसमें हारती है। तो मित्र राष्ट्र अलाइज पावर का सपोर्ट करने वाले जो कंट्रीज थे उसमें टर्की भी था, और ये अफवाह फैल जाती है पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर। है ना, इस चीज की अफवाह फैल जाती है कि एक कठोर संधि जो है वो ऑटोमन एम्पायर के इस खलीफा के साथ में होने वाली है। ठीक है, who is the spiritual head of the Islamic world, the खलीफा, है ना, जो है इस्लाम जगत का धर्मगुरु माना जाता है। इस्लाम जगत का धर्मगुरु माना जाता है और प्रारंभ से ही हमारे यहाँ पर सुल्तान थे, तब से खलीफा से जो है वो अनुमति लेते थे सल्तनत की, सुल्तान की। ठीक है, और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में खलीफा को अपना सर्वोच्च धर्मगुरु माना जाता है। और जब उनके साथ में अपमानजनक संधि की जब ये खबर फैलती है, ये अफवाह फैलती है, तो लोगों के मध्य गुस्सा हो जाता है और भारत में लोगों के द्वारा जो इसके खिलाफ प्रतिक्रिया की जाती है, एक संगठन के द्वारा इसके खिलाफ प्रतिक्रिया की जाती है। ठीक है, तो वो प्रतिक्रिया जो है वो खिलाफत आंदोलन के नाम से जानी जाती है। क्या होता है कि टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर, उसकी जो शक्तियां हैं उसकी शक्तियों की रक्षा करने के लिए अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन 1919। मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का गठन होता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि 1 मार्क के क्वेश्चंस भी अभी आपको पता है कि 20 क्वेश्चन 1 मार्क के आते हैं, तो आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। 1919 में जो है एक खिलाफत कमेटी का गठन हो जाता है। एंड द यंग जनरेशन ऑफ द मुस्लिम लीडर्स, young generation of the Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi ji about the possibility of a united mass action on this issue। ठीक है, चौधरी मोहम्मद अली और शौकत अली ये 2 महत्वपूर्ण नेता थे। इन दोनों महत्वपूर्ण नेताओं के द्वारा, इसके साथ ही अबुल कलाम आजाद और दूसरे अन्य नेता भी थे। ठीक है, इन नेताओं के द्वारा जो है ये महसूस किया गया कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी के सपोर्ट के साथ में एक बड़ा आंदोलन चलाने की जरूरत है, अगर जो है वो खिलाफत आंदोलन की सफलता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, और इस कारण से वो इस बात के लिए लोगों को सहमत करने के लिए आगे आए कि जो है राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में जो है खिलाफत के मुद्दे को उठाया जाए और मिला करके चलाया जाए, जिससे कि जो है उनके आंदोलन की सफलता भी सुनिश्चित हो सके। महात्मा गांधी जी भी जो है वो ऐसे ही अवसर के तलाश में थे जब हिंदुओं और मुस्लिमों को एक साथ में लाया जा सके और एक बड़ा आंदोलन चलाया जा सके, जिसमें देश में जो ये फूट पड़ी हुई थी, ठीक है, अंग्रेजों की जो ये नीति कामयाब हो रही थी डिवाइड एंड रूल की, ठीक है, उसके ऊपर एक कठोर प्रहार हो सके। ठीक है, और सबको यूनाइट किया जा सके। तो इस इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा इस मौके को भुना लिया गया। ठीक, तो आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौका है यहाँ पर एक क्वेश्चन का। ठीक है, और वो क्वेश्चन है आपका, आप लोग जाकर के कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि
who were the two main leaders of the Khilafat movement? Who were the two main leaders of the खिलाफत मूवमेंट? ये आपको इसका जवाब जाकर के देना है कि खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, अभी हमने आपको बताया है और फिर आपको पता भी है। ठीक है, तो आप जो है इसको जाकर के कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। गांधी जी ने जो है इसको एक मौके के रूप में देखा टू ब्रिंग द मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट, है ना। उनको लगा कि ये जो भारतीय मुस्लिम्स हैं उन मुस्लिम्स को राष्ट्रीय आंदोलन के एक जो है अम्ब्रेला के नीचे लाने में जो है वो बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा, या उनको एक साथ में लाने के लिए जो है ये एक सुनहरा अवसर है। और इस अवसर को महात्मा गांधी जी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, और यही कारण है कि एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, है ना, कांग्रेस का जो सेशन होता है कोलकाता का सितंबर 1920। देखिए कंफ्यूजन वाली बात है यहाँ पर, और बच्चे कई बार जो है इसमें जो है उलट फेर कर जाते हैं, और ये दोनों सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। जो है 1920 में 2 सेशंस होते हैं। सितंबर वाला जो सेशन है वो कोलकाता में होता है, और दिसंबर वाला जो सेशन है वो नागपुर में होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों सेशन से क्वेश्चन जो है आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इनको भी ध्यान में रखना जरूरी है कि सितंबर 1920 का जो कांग्रेस का सेशन होता है वो कहाँ होता है? कोलकाता में होता है, और दिसंबर 1920 का जो सेशन होता है वो नागपुर में होता है। तो क्या होता है कि इन कलकत्ता सेशन of Congress in September 1920 he convinced other leaders, है ना, कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी वो कन्विंस कर पाने में सफल होते हैं of the need to start a non cooperation movement। ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पर उन सारे लोगों को जो है इस बात के लिए मना पाने में सक्षम हो पाते हैं या सक्षम होते हैं कि एक बड़ा असहयोग आंदोलन चलाने की जरूरत है इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। ठीक है, स्वराज की प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो खिलाफत आंदोलन का समर्थन भी किया जाता है, और बड़े पैमाने पर जो है इस आंदोलन को चलाया जाता है। आगे चल करके 1922 में जो है वो तुर्की में जो है जो मूवमेंट होता है, ठीक है, या तुर्की के जो सिस्टम होता है उसका झुकाव जो है वो थोड़ा सा सेकुलरिज्म की तरफ हो जाता है। 1924 में ये आंदोलन जाकर के समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी वो खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड थी। ठीक, आपके एग्जाम के पर्पज से इतना ही जानना आवश्यक है, इसके अलावा और चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, कि व्हाट वाज द खिलाफत एजिटेशन एंड व्हाई गांधी जी डिड सपोर्ट टू दिस एजिटेशन। खिलाफत एजिटेशन क्या था या खिलाफत आंदोलन क्या था, और गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन क्यों किया। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, इसका जवाब आप लिख लीजिएगा, आपको ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मिल जा रही हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाती है, या एक बड़े आंदोलन को जो है वो चलाया जाता है, जिसको हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी जो है वो ये जानते थे कि भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी जड़ें जमा पाया है, क्योंकि जो भारतीय हैं वो भारतीय उनका किसी ना किसी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। अगर हम ये सहयोग समाप्त कर दें, अगर हम उनका किसी भी तरीके से सपोर्ट ना करें, उनकी चीजों को सपोर्ट ना करें, तो जल्दी ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ये शासन है वो धाराशाही हो जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रख करके महात्मा गांधी जी बड़े पैमाने पर एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।